नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में जब से महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश की भी हम बात कर सकते हैं, उसके बाद से लगातार झूठ के पुलिंदों वाला जो वामपंथी पत्रकारों का एक जो ग्रुप है, उस ग्रुप का मेल्टडाउन जो है वो जारी है और मुझे लगता है कि ये महीने भर तक जो है वो चलता रहेगा। अगर आज जैसे संसद का जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है उसमें कोई नया धमाका नहीं होता है तो उसमें हमने किस तरीके से जिस तरीके से हमने बात की थी अशोक वानखेड़े और उसके बाद हमने बात की थी एक दूसरे पत्रकार की, आशुतोष की, जो सत्य हिंदी चलाते हैं उस चैनल की बात। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रवीश कुमार। रवीश कुमार इस चुनाव में, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं हेमंत सोरेन का जो झारखंड का जो विधानसभा चुनाव रहा, उस चुनाव के अगर आप देखोगे रवीश कुमार की वीडियो, तो रवीश कुमार का चुनाव से ज्यादा फोकस जो है वो कल्पना सोरेन पर मिलेगा। आप वीडियो उठा के देखिए। तो इसलिए मैंने जो है वो इसका थंबनेल डाला था कि रवीश कुमार इस वक्त बावरा हुए घूम रहा है, वो बड़ा मतवाला सा हो गया है इस बार उसको जो है वो कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ झारखंड दिख रहा है। और झारखंड को वो इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसमें लीडर है, उन लीडर्स में क्वालिटी है और वो क्वालिटी जो है वो लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अब आप समझ गए होंगे। हेमंत सोरेन झारखंड के आकलन में मैंने भी एक पूरे वीडियो पे बात की थी, लेकिन इस बार दो चीजें बड़ी स्पष्ट सी दिखाई देती है। एक, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो मीडिया है, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है, उसको भी आप देखोगे वो सिर्फ महाराष्ट्र से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो उन लोगों के लिए भी जो है वो समझने की बात है, उनको बात करनी चाहिए कि झारखंड में ऐसा क्यों हुआ जहां पर गंभीर मुद्दे थे, महाराष्ट्र में इतना गंभीर मुद्दा कोई था नहीं। अब आप सोचोगे कि गंभीर मुद्दे कौन से, तो सबसे पहले धर्मांतरण, जिस तरीके से झारखंड की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। दूसरा, आदिवासियों का मुद्दा। और आप देखिए इन मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हेमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी क्या कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी पीछे रह गई। तो इस पर जो है वो जिनके ऊपर जो है वो गोदी मीडिया का एक आरोप लगता है, उन लोगों को भी सोचने की बात है कि आप वो भी जो है वो इस पर आकलन करें, एक तरफा आकलन ना करें। क्योंकि जो लोग उत्तर प्रदेश में जो कुंदरकी की सीट है उसमें, या हम कहें कि 9 सीटों के ऊपर जहां बाई इलेक्शन हुआ और वहां पर 7 सीटों के ऊपर योगी आदित्यनाथ की जीत हुई और उनमें से कुछ सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में आती है, तो वो बीजेपी का इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो आकलन में गलती कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर मुस्लिम कोई वोट देता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई मास्टर स्ट्रोक है, तो फिर कहीं ना कहीं वो आकलन से दूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, आपने देखा जिस तरीके से कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और कल एक संभल की घटना हुई, तो आप दोनों घटनाओं को कैसे देखते हैं। तो वास्तविकता में अगर हम देखें तो जो मुस्लिम मतदाता है बाई इलेक्शन में, आप सोच के देखिए, बाई इलेक्शन की कहानी को अगर आप समझोगे तो उससे सत्ता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इससे जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार गिर जाएगी। और संभावनाएं आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए इससे अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर फर्क पड़ता, तो क्या मुस्लिम वोट जो है वो योगी को जाता, भारतीय जनता पार्टी को जाता? कतई नहीं जाता। आप भी समझदार है और मैं भी समझदार हूं। अगर ऐसा होता तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीत पाई, जबकि जम्मू रीजन में अच्छी सीटें मिली और कश्मीर में एक भी सीट नहीं मिली। तो आप अगर इन लोकसभा चुनावों को देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो किसी भी सूरत में सत्ता में नहीं आना चाहिए, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुसलमानों को घर दे, चाहे शौचालय बनवाए, चाहे पैसा दे, कुछ भी करे, राशन दे, लेकिन वो जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि वोट जो है वो जो मोदी को हरा सकता है उसी को दिया जाएगा। तो फिर आप इसमें जो है वो इस आकलन में गलती क्यों कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें जो है वो संभल के रहने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को भी और इन मीडिया वालों को भी, जो अपने आप को जो है वो ये कहते हैं कि वो राष्ट्रवादी मीडिया है, उनको भी समझने की जरूरत है।
और क्यों ज़रूरत है अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। अगर ऐसी गलती की तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती कर चुकी है और खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने भी देखा और मैंने भी देखा है। तो वही असर जो है वो आगे भी हो जाएगा। तो ऐसी है कि ये जो है वो मजबूरी थी कि योगी आदित्यनाथ को वोट देना है और अब मुसलमानों की छवि को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना है कि वो बीजेपी के साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से जो बुलडोजर एक्शन है, माफिया है, जिन क्राइम में ये लोग जो इन्वॉल्व हैं, पत्थरबाजी करते हैं, ये बस उनसे जो है वो एक बचने की साजिश है कि भारतीय जनता पार्टी को सेकुलर जो है वो घोषित कर दिया जाए और हिंदू वोट इनके हाथ से छिटक जाए और हिंदू वोट बढ़ता चला जाए। मुझे कुछ जो है वो इसी तरीके से नज़र आता है। लेकिन खैर, ये तो हुई इसकी बात। अब हम आते हैं रवीश कुमार। तो रवीश कुमार इस वक्त जो है वो कल्पना सोरेन की कल्पना से बाहर नहीं निकल पाए और झारखंड का जो चुनाव का जो आकलन था और महाराष्ट्र के चुनाव का जो आकलन था वो भी यही कह रहा है। तो इस हमाम में जो है वो सबके सब नंगे हैं और रवीश कुमार इस पूरी जो वामपंथी मीडिया की जो नाव है उसका, जिसको कहें कि नाव चलाने वाला है, ये अगर हम कहें तो वो ज़्यादा जो है वो अच्छा जो है वो विश्लेषण होगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के महाराष्ट्र चुनाव में एक ही मुद्दे को लेकर दो विचार हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसकी सोच जो है वो कहाँ तक है। इसलिए मैंने रवीश कुमार के चरित्र के ऊपर जो है वो कोई, जिसको हम कहें कि अंगुली उठाने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस बहाने मैंने उसका चीरहरण करने की कोशिश की है। लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि रवीश कुमार जो है वो किस तरीके का पॉलिटिकल एनालाइजर है और उसका विश्लेषण जो है वो किस तरीके से होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि संसाधनों की मेरी कमी है या फिर मुझे जानकारी का भी अभाव है कि किस तरीके से लोग जो है वो इन वीडियोज़ को करते हैं। लेकिन मैं आपको एक क्लिप जो है वो चला के सुनाऊँगा ज़रूर, आप उसको सुनिए कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो लाडकी बहन योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई 3 महीने पहले, उस पे रवीश कुमार का जो है वो आकलन क्या कहता है। और ठीक उसी तरीके की एक योजना जो है वो हेमंत सोरेन झारखंड में लेके आए, जिसमें आपको पता होगा मैया सम्मान योजना नाम दिया गया। तो उन दोनों योजनाओं के ऊपर पहले हम एक बार इसके विचार सुन लेते हैं और फिर इस वीडियो में जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। जिस राज्य में इतनी गरीबी हो वहां पर हर महीने 1500 रुपए की सहायता बहुत अहमियत रखती है। जहां इतनी गरीबी हो वहां सरकार खाते में 1500 रुपए डाल दे, इसका असर तो होना ही था। मतलब पहले आपको गरीब से गरीब किया जाए, फिर कुछ पैसे दे दिए जाएं, बाकी सरकार कैसे चला रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, 7 लाख करोड़ का घाटा है, कर्जा है, इन सवालों का काम केवल सवाल की जगह भरना रह गया है। ये सब दोगलापन है। मैं जरा दोगलापन उतारता हूँ। हेमंत सोरेन, अब इसमें मैंने बात की थी झारखंड और महाराष्ट्र की, ये रवीश कुमार का ही वीडियो है। रवीश कुमार का जब महाराष्ट्र में महायुति ने विपक्ष का सूफड़ा साफ कर दिया, तो एक्चुअल में ये विपक्ष का सूफड़ा साफ नहीं था, ये इन लोगों का सूफड़ा साफ था जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पे आते हैं और लोगों को जो है वो बोरे भर भर कर जो है वो अंधा ज्ञान दे जाते हैं। ये हार कांग्रेस की नहीं है, ये हार शरद पवार की नहीं है, ये हार उद्धव ठाकरे की नहीं है, उससे बड़ी हार ऐसे मीडिया वालों की है जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में अंधे होके। इनका मानना है कि महाराष्ट्र में जब महायुति की सरकार आई उसके बाद का ये आकलन है कि महाराष्ट्र में प्रचंड जीत क्यों मिली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोग जो है वो और गरीब हो जाए, फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ऐसी योजनाएं लाएं और ऐसे स्टेट में जहां 7 लाख करोड़ का कर्जा है और फिर उसी योजनाओं के साथ में जो है वो चुनाव जीत जाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाए। तो ये हो गया महाराष्ट्र का आकलन। अब इसी योजना के ऊपर हम झारखंड का आकलन समझ लेते हैं भाई साहब से। उनका मानना है कि झारखंड जो गरीब राज्य है उसमें 1500 रुपये अगर महिलाओं को मंथली दिए जाते हैं हेमंत सोरेन के द्वारा, चाहे वो चुनावों से 3 महीने पहले ही शुरू कर दिया जाए, लेकिन गरीब परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। इसलिए झारखंड में जो है वो हेमंत सोरेन चुनाव जीत गया। तो एक तरफ वही योजना जो है वो अच्छी है और दूसरी तरफ वो योजना खराब है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रवीश कुमार का जो है वो दिल कहाँ जाके पसीज गया। रवीश कुमार, और इसीलिए मैंने कहा है कि हेमंत सोरेन थोड़ा सा संभल के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इनके बहकावे में आ गई, चाहे वो अजय तंजुम हो, रवीश कुमार हो या फिर अशोक वानखेड़े जैसे पत्रकार हो, उनके आकलन देख के
अगर कोई पार्टी अपनी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक लड़ाई लड़ती है तो उन सबका यही असर होने वाला है। और क्यों होने वाला है ये आपने चुनाव में देख भी लिया है। हरियाणा में इन्हीं लोगों ने बात की थी कि जी हरियाणा में जो है वो कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले हो गई और राहुल गांधी हीरो हो गया और जननायक हो गया। क्या हुआ हरियाणा में? हरियाणा में ये लोग कहते थे कि इस चुनाव का जो परिणाम है उसका असर होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। और जब हरियाणा कांग्रेस पार्टी हार गई तो इनके सुर बदलते हुए नजर आए और इनके सुर जो है वो असुर में बदल गए और इनका मानना था कि हरियाणा की राजनीति अलग है और महाराष्ट्र की इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरीके का इन लोगों का जो है वो प्रोपेगेंडा सुबह से शाम तक ये चलाते हैं। बेचारा पूरा दिन जो है वो खराब करके कल्पना सोरेन को जो है वो हाईलाइट करता है। हालांकि बात करते हैं रवीश कुमार की, तो रवीश कुमार को पूरा देश भी जानता है और पूरी दुनिया भी जानता है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का जो है वो मसीहा बनने की ये कोशिश है और उसी कोशिश में ये कामयाब हो जाता है। बस फ़र्क यही है कि अगर कोई राष्ट्रवादी जो है वो अगर सोशल मीडिया पे आके कोई बात करता है तो उसके व्यूवर्स 1 लाख होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो 30 से 40 लाख व्यूवर्स मिल जाते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन एक्सपोज करना जो है वो हमारा काम है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहना चाहिए। और क्यों करना चाहिए इसकी वजह भी मैंने बताई थी कि जो रवीश कुमार उत्तर प्रदेश में राजीव शर्मा की जो पुलिस का जो काफिला था, AMIM और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ जाते हैं, पुलिस आती है, पुलिस के साथ पंगा होता है और एक राजीव शर्मा जो पिस्टल निकालता है उसका एक फ़ोटो जो है वो सोशल मीडिया पे डाला जाता है और रवीश कुमार उसके ऊपर बैठकर जो है वो पूरा एक विलाप करता है, पूरा एक वीडियो बनाता है, हाय जिसको कहें कि अल्लाह, जो भी वो वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड पे। लेकिन ठीक उसी तरीके से आप मेरा इससे पिछले वीडियो देखिए, चाहे वो यूपी के संभल का हो घटना का या रवीश कुमार के ऊपर मैंने जो पहले वीडियो बनाया, आप दोनों वीडियो उठा के देख लीजिए। मैंने उसी दिन की एक घटना का और जिक्र किया था कि उसी दिन जिस तरीके से 1989 में विस्थापित किए गए जो कश्मीरी हिंदू थे, पंडित थे, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनके घर तोड़ दिए गए, ज़मीनें छीन ली गई, उनको विस्थापित किया और फिर सरकार ने विस्थापितों के लिए एक कॉलोनी बनाई, मुट्ठी जगह है जम्मू में वहाँ पे, और उसके ऊपर जो है वो बुलडोजर एक्शन लिया तो रवीश कुमार की चों तक नहीं निकली। तो बस यही एक प्रोपेगेंडा जो है वो इस बंदे का चलता रहता है सुबह से शाम तक। अब हम आते हैं झारखंड के आंकलन पे। तो झारखंड में हार जो है उसका अगर आप आंकलन एक ही योजना से करोगे, जैसे महाराष्ट्र में जीत का आंकलन कर रहे हैं लाड़की बहन योजना से, तो लाड़की बहन योजना का इम्पैक्ट है उसको नकारा नहीं जा सकता। और ठीक ऐसे ही झारखंड में जो मैया सम्मान योजना है उसका भी इम्पैक्ट है, इसको भी कोई नकार नहीं सकता। लेकिन ये एक अकेला कारण नहीं है जिस तरीके से इतनी बड़ी जीत और इतनी बड़ी हार आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में दूसरे मुद्दे भी थे और सबसे बड़ा मुद्दा था बटोगे तो कटोगे चला था। और यह मुद्दा जो है वो झारखंड में उस तरीके से प्रभावी नहीं हुआ और उसके कुछ कारण भी थे और उसके कारणों की अगर आप समीक्षा करोगे तो ईमानदारी ये कहती है कि आपको जो है वो सही तरीके से विश्लेषण करना चाहिए, वो कारण ढूंढने चाहिए। तो सबसे पहला जो कारण जो मेरे आंकलन में जो आया था, मैंने पहले भी बात की थी कि आप आदिवासियों को बटोगे तो कटोगे से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैंने भी कहा था कि ग्राउंड पे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोग सुबह उठते ही जो है वो शराब का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, तो आप इनको समझाओगे कैसे? आप केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में इन लोगों को जो है वो अवगत कैसे कराओगे? और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो संगठन मजबूत है, नेतृत्व भी मजबूत है, लेकिन इन योजनाओं को धरातल तक ले जाने में जो है लोगों को समझाने में नाकामयाब रही। जहां आपने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया मुसलमानों को लेके, जहाँ पे घुसपैठियों को लेके, रोहिंग्याओं को लेके, तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वहाँ पर ये लोग जो है वो आपको वोट दे देंगे जिनके फर्जी वोटर ID कार्ड जो है वो पहले ही बन चुके हैं। इसके अलावा हमने बात की थी धर्मांतरण। तो जिस तरीके से जो लोग केंद्र सरकार की जो राशन वितरण योजना थी उसमें से एक चावल मुट्ठी चर्च को जाएगा और चर्च जो है उसको बेचेगा और फिर उस पैसे को जो है वो धर्मांतरण के खेल में खर्च करेगा, तो आप उससे भी कैसे बचोगे? एक कारण और हम इसमें अगर समीक्षा करते हैं तो वो ये था कि इस पूरी लड़ाई में झारखंड का लोकल जो नेतृत्व था वो ज़्यादा दिखाई नहीं दिया और ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री और दूसरी कमान जो थी शिवराज सिंह चौहान वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री। तो ऐसी स्थिति में
झारखंड का नेता कौन, इसके ऊपर जो है वो बड़ा सवाल था। और एक जिस तरीके से जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को डेंट किया और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आजसू पार्टी के साथ लगी रही, इस ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। और इस चुनाव में भी अगर आप देखोगे तो जिन 17 सीटों की मैंने बात की थी, मैंने 10 सीटों की बात की थी, लेकिन चुनाव का परिणाम आने के बाद में उन 17 सीटों का अगर आप रिजल्ट देखोगे जिसमें जयराम महतो की पार्टी 3,500-4 हज़ार से लेकर 30,000 तक वोट लेती है, और फिर उसके बाद में आप हार का मार्जिन या भारतीय जनता पार्टी का उन सीटों के ऊपर प्रदर्शन देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को जयराम महतो के साथ में भी गठबंधन करना चाहिए था। और ये अगर गठबंधन हो जाता तो आज हम लोग जिस वीडियो पे अभी बैठ के बात कर रहे हैं, शायद महाराष्ट्र के साथ हम ये बात कर रहे होते कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र जो है वो बड़ा राज्य है और उसका चुनाव परिणाम राष्ट्र की राजनीति पे असर जरूर करेगा, लेकिन झारखंड को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि झारखंड बिहार से निकला हुआ राज्य है। बिहार में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और जो राष्ट्रवादी मीडिया वाले जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो आप लोग जो है वो लोगों को जागरूक करें और सही तरीके से विश्लेषण करके उनको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में क्यों हारी, जबकि उसका कैडर इतना मजबूत था, फायर ब्रांड उसके पास नेता थे। और हेमंत सोरेन को मैंने पहले ही बोल दिया था कि हेमंत सोरेन जो है उसको जेल जाकर छूटने का एक एज मिला, सिंपैथी वोटर जुड़ा। हालांकि सिंपैथी वोटर से अगर वो जीत गया तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक लीडर मिली जो इससे पहले नदारद थी, कल्पना सोरेन। और कल्पना सोरेन अच्छा बोलती है, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी उसकी दिखाई देती है, तो आप उसको भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से रवीश कुमार उसको प्रोजेक्ट कर रहा है तो रवीश कुमार को लगता है कि हेमंत सोरेन नहीं, कल्पना सोरेन की वजह से जो है वो झारखंड पलट गया और सिर्फ कल्पना ही रह गई है। और इसीलिए उसकी जो है वो सारी कल्पनाएं कल्पना से शुरू होती है और कल्पना सोरेन पर जाकर ही खत्म हो जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।